जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो गुरुजी हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार की भी रक्षा करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन किस तरह से गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें उन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देती हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग काफी बड़ा था, इसलिए संगत जी इस सत्संग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज ये सत्संग का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है संगत जी वो कल अपलोड हो चुका है और जो थर्ड पार्ट है वो कल अपलोड होगा। और संगत जी, आज ये सत्संग का सेकंड पार्ट है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एनर्जी के साथ तो ऊपर में गई, तब तक मेरे हस्बैंड जो है ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे। कृष्णा बोला कि ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर गया है एक रूम से दूसरे रूम में। हमने बोला ठीक है कृष्णा, पैसे तो जमा हो गए। तो उसने बोला कि किसने जमा किया? तो मैंने बोला कि वो मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड है यहाँ पे, उन्हीं को पता नहीं कैसे खबर मिल गई तो वो जमा कर दिए। तो कृष्णा बोला चलो भगवान का शुक्रिया अदा कि जमा हो गया। तो कौन है आदमी? हम आते हैं नीचे से मिलकर, एक काम करो उनको लेके आओ। मैं दौड़ते हुए फिर नीचे गई तो मैं बोल रही हूँ अंकल अंकल आप कहाँ चल गए? रिसेप्शन पे लड़की थी, उससे पूछा कि यहाँ पर एक अंकल थे। तो वो बोल रहे कौन अंकल? तो हमने बोला कि हमारा जो पेमेंट जमा किए हैं। तो वो बोल रही है कि आपका पेमेंट हाँ आपका पेमेंट तो जमा हो गया, तो कैश पेमेंट आपका जमा हो गया। तो हमने बोला कि मेरा पेमेंट किसने जमा किया? तो बोल रही है कि अब उस समय मैं थोड़ी देर के लिए लंच में गई थी और आपका पेमेंट यहाँ डिपॉजिट हो गया हुआ है और आप तो यहाँ कुर्सी पे सोए हुए थे उतना देर से। तो हमने बोला कि पानी आपने मुझे दिया था। तो उसने कहा कि नहीं मैंने आपको पानी नहीं दिया था, आप कुर्सी पे आके सो गए थे रोते रोते, मैंने आपको बैठने के लिए कुर्सी जरूर दिया था, पानी मैंने नहीं दिया था और पेमेंट लेकिन आपके जमा हो गए। तो मैंने बोला कि पेमेंट आपको जिस अंकल ने दिया है उसी अंकल से मुझे मिलना है। तो वो बोली कि पेमेंट आपको दिया मतलब किस आदमी ने मुझे पेमेंट दिया? वो एकदम अजीब सा मतलब घबरा के लड़की बोल रही है कि मुझे किसने पेमेंट दिया, लेकिन पेमेंट तो कैश में अवेलेबल है। हम बोले कि आप पागलों की तरह बात क्यों कर रहे हो, आपने पैसे लिया ना, विकास सिंह राठौर का ऑपरेशन हो उसके लिए पैसे डिपॉजिट है ना? तो बोल रही है कि हाँ डिपॉजिट है, लीजिए आप अपना रसीद ले लीजिए। फिर मैंने दिमाग नहीं लगाया और रसीद लिया और जाके ऊपर में कृष्णा को बोली कि वो अंकल तो शायद चले गए हैं और देखो रसीद मेरे को नीचे से मिल गया, पैसा तो डिपॉजिट हो गया। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, रात में 11:30 बजे के करीब मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन थिएटर से लाता है और मेरे हस्बैंड का होश आ गया था। होश में वो बहुत मतलब चूँकि चोट माथे पर भी थी, हाथ पर भी थे, पाँव में भी थे, बहुत दर्द में वो एकदम परेशान थे, कह रहे थे एकदम, बहुत उनका इतना हैवी दर्द था कि मतलब उनको दर्द और पीड़ा में हमसे देखा नहीं जा रहा था। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके साथ जो लड़का है उसको बोलिए कि आपको हॉस्पिटल से घर पे छोड़ दे और यहाँ पे हॉस्पिटल का पर्सन रह जाएगा, आपका द्वारा जो पैसा जमा है उसमें इंक्लूडिंग है हॉस्पिटल का स्टाफ जो ध्यान रखेगा और ये लड़का भी रह जाता है कृष्णा। तो कृष्णा को मैंने कहा कि एक काम करो आप अपने घर पे फ़ोन करके बोल दो और आप भैया के साथ रह जाओ। फिर मैं रात में वही 11:30 के बाद निकली, 11:45 तक मैं घर पे पहुंची, कोरोना का टाइम था। फिर स्नान वगैरह किया, फिर बेटी मेरी भूखे सो गई थी, कुछ तो था नहीं उसके पास खाने को क्योंकि मैं खाना बनाई नहीं थी, बस थोड़े से जो नाश्ता बनाई थी वही मेरे हस्बैंड नाश्ता करके निकले थे और वही एक रोटी मेरी बेटी खाई हुई थी, बाकी आटा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर रात में आई, फिर मैंने बेटी को उठाया, फिर उसको बोला बेटा कुछ खा लो, तो नींद में उठ नहीं रही थी, हिम्मत था नहीं कि मैं कुछ बनाऊं। फिर मन में एक नींद थी कि अचानक इतना बड़ा अमाउंट ये अंकल जो आके दिए हैं, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट दिए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये अंकल थे कौन, इनको पता कैसे चला? ये माइंड में मेरी बातें चलते चलते मैं सो गई और
सुबह मतलब आंख कब लगी मुझे पता नहीं चला। 3:30 बजे के बाद मैं सोचते सोचते आंख लग गई। 5:30 में अचानक आंख खुलती कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिर मैं जल्दी से उठी, मैं रोटी और आलू का सब्जी जैसा बना के बेटी को रखी कि बेटा तुम किसी तरह खा लेना, घर में रहना, हम बाहर से ताला लगा के जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में आपको लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोरोना का टाइम है। वो जिद करने लगी कि मम्मी हम भी चलेंगे। हमने किसी भी तरीके से उसको समझा बुझा के उसको घर में रखा और फिर मैं गई। फिर अपने हस्बैंड के पास गई तो मेरे हस्बैंड को होश आ चुका था। तो मेरे हस्बैंड का पहला प्रश्न यही था कि रजनी, इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके पूरे इलाज का पैसा जमा हो चुका है और आपके 1 महीने का फीस वगैरह ये पूरा जमा हो गया है, केवल ऑपरेशन का ही नहीं, पूरा पेमेंट जमा है और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक, यहाँ पर 30 दिन तक का पूरा फुल पेमेंट है और दवा वगैरह का भी, अभी भी जो दवा और जो भी एक्सरे वगैरह कराने हैं उन सब का पेमेंट है, आप बिल्कुल मत घबराओ। तो उन्होंने बोला कि ये पेमेंट कहाँ से आया है, बस तुम मुझे ये बता दो। तो मैंने बोला कि अरे भाई, आप ही के फ्रेंड ने तो पैसे दिए। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरा कौन सा फ्रेंड है मथुरा में। हमने बोला कि एक फ्रेंड आए थे, आपके अंकल टाइप के थे, और मैंने उनको बोला भी कि अंकल आपको कैसे पता चला कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, तो और आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का फ्रेंड हूँ और मुझे पता चला कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पे पेमेंट डिपॉजिट कर दिया। तो उनका कुछ पेमेंट हमारे पास था, वही पैसे मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो मैं जो बोल रही थी ना, वो बातें जो है ना, मेरे अंकल को लग रहा था कि मैं मतलब एक्सीडेंट होने के कारण मैं ना पागल उगल हो गई हूँ, कुछ ऐसा टाइप का। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझे एकदम घूर के देख रहे थे कि मतलब ऐसे रजनी क्यों बिहेवियर कर रही है, पैसे कहाँ से लाई है, क्योंकि ससुराल में फ़ोन करेगी तो पैसे आएंगे नहीं, मायके वाले इसको पैसे देने वाले हैं नहीं, इसका किसी से कोई संपर्क है नहीं, बातचीत ये करती नहीं है, महिंद्रा के सारे स्टाफ से कनेक्शन कट चुका है, तो फिर ये पैसे लाई कहाँ से? ये बातें जो है मेरे हस्बैंड जब सोचना स्टार्ट किए तो उनकी बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गई, तबीयत और ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने ऐसा क्या बोल दिया है इनको कि इनकी तबीयत एकदम ख़राब हो रहा है। हमने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला है, बस मेरे हस्बैंड ये पूछ रहे थे कि पैसे कहाँ से आए, और मैंने यही बोला कि उनके फ्रेंड ने पैसे दिए हैं, बस इसी वजह से वो मेरे पे नाराज़ हो गए। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप ना हॉस्पिटल से घर जाओ, शायद आपसे बातचीत करके मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मेरे को बड़ा हर्ट फीलिंग हुआ कि वाइफ को डॉक्टर ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर भी मैं हॉस्पिटल से गई नहीं, मैं हॉस्पिटल में नीचे में रिसेप्शन पे जाके चुपचाप बैठी। जब डॉक्टर अपने केबिन में चला गया देखकर, तो फिर मैं परमिशन मांग के डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर, रिसेप्शन पे आपका कैमरा लगा हुआ है ना? तो उन्होंने बोला हाँ। तो हमने बोला कि वो कैमरा की छोटी सी क्लिप मुझे चाहिए। तो वो बोला कि ये अलाउ नहीं है, ये इसके लिए ऊपर में बात करना होगा, ये वो बड़ा कुछ मेरे को बोला। हमने बोला कि अंकल, डॉक्टर को भी बोला कि अंकल आपने जो पेमेंट बोला था वो सारे पेमेंट डिपॉजिट हुआ, मेरे हस्बैंड की तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये पेमेंट आया कहाँ से, प्रेशर ले रहे हैं। तो बस मैं यही प्रूव करना चाहती हूँ कि उनके फ्रेंड ने ये पेमेंट दिया। तो रिसेप्शन पे जिस टाइमिंग में एक्सीडेंट हुआ था, जिस टाइमिंग में डिपॉजिट हुआ था अमाउंट, उस टाइमिंग का केवल क्लिप देख लीजिए। जिस क्लिप को मेरे हस्बैंड को दिखाएंगे तो उनकी स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगी और ये भी प्रूफ हो जाएगा कि मैंने पैसा डिपॉजिट किया। फिर मेरी जिद पे, वो जो डॉक्टर था मेरी जिद पे उसने क्या किया कि वो जो रिसेप्शन पे लड़की थी उसको बुलाया ऊपर में, वो आई, उसको बोला कि आईटी में जाके उस टाइमिंग का कैमरे पे जो डिटेल है वो लेके मेरे को लेके आओ ऊपर में। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है। तो फिर वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को उतने टाइमिंग का पेन ड्राइव में लेके आती है। पेन ड्राइव में लेके आके फिर डॉक्टर के ऊपर में ही एक बड़ी सी टीवी चल रही थी, उसमें पेन ड्राइव डाल रही है। तो उसमें ये दिख रहा है कि रिसेप्शन पे पैसे डिपॉजिट हो गए, मुझे स्लिप मिल गई है, बगल में एक कुर्सी है, मैं ऐसे ही बेहोश टाइप की हूँ। फिर मैं अचानक उठती हूँ और हाथ पैर ऐसे वैसे हिला के मतलब किसी से बात कर रही हूँ, और मेरे को पता है कि मैं तो वो अंकल से बात कर रही हूँ, मगर जो अंकल से बात कर रही हूँ वो अंकल का चेहरा उस कैमरे में दिख नहीं रहा है। तो और मुझे देखकर ऐसा लग रहा है ना कि मैं ना एक्सीडेंट की हालात को देख के पागल हो गई हूँ। मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि कैमरे में जो दिख रहा है वो मैं हूँ। मेरे को खुद ही मैं पागल जैसी लग रही हूँ। तो कोई सबूत ही नहीं मिला कि मैं ये प्रूफ कर सकूँ कि हाँ भाई हॉस्पिटल में जो पैसा दिया है वो एक अंकल ने आके दिया है। तो मैं ना फिर नीचे से ही ना घर पे वापस आ गई, अपने हस्बैंड से मिली नहीं। नेक्स्ट डे फिर मैं हस्बैंड के पास गई तो वो होश में थे और मैं कुछ
घर से बना कर लेकर गई थी रोटी वगैरह। तो मैंने बोला कि आप किसी भी तरीके से मुंह में एक रोटी डालने की कोशिश कीजिए। तो वो बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, ग्लूकोज दिया जा रहा था, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा, मुझे खाली तुम बताओ कि पैसे तुम कहाँ से लेकर आई हो। हमने बोला कि आप ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी रकम हम किससे मांग कर लेकर आएंगे, कोई मेरी मदद करेगा तभी तो हम देंगे। कहीं मेरे हस्बैंड के दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चलने लगा था कि पता नहीं मेरी बीवी किसी मजबूरी में आके पता नहीं क्या की है, नहीं की, आके इतनी बड़ी रकम इसको किसने मदद कर दिया। मेरे भी माइंड में होने लगा कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या लग रहा है। अब मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि अंकल आप कौन थे, कहाँ से आप आ गए हैं और कहाँ हैं अभी। मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलने लगी और हम अंदर ही अंदर ये चीज़ों को हम बोलना शुरू किए कि कैसे भी करके अंकल आप आइए और आके मेरे हस्बैंड के सामने प्रूफ कीजिए कि पैसे आपने दिए हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरे हस्बैंड पूरे रूठे रूठे रहे। 1 महीना बीता, फिर 1 महीना 4 दिन पे डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया वहाँ से। उसके बाद मैं घर लेकर आई। मेरे हस्बैंड का बिहेवियर एकदम रूड टाइप का रहा और फिर पैर का पूरा पट्टियाँ चेंज करना, ये सारा कुछ घर पर ही मतलब करवाना स्टार्ट किए। काफ़ी कष्ट होने लगा। फिर आगे का पेमेंट, घर का जो खर्च है वो कहाँ से आएगा, मतलब घर में जो पट्टियाँ वगैरह लग रही है या घर में अब जो दवा आएगा उसका पैसे कहाँ से आएगा, ये एक मेजर मतलब टेंशन हो गया। दुकान वहाँ पे बंद, किराया बढ़ रहा है, दुकान का किराया, चूँकि दुकान वाले को भी बोले कि हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है तो कुछ टाइम बाद किराया देंगे। घर का भी वही हाल, टेंशन बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जो है कि अचानक एक दिन घंटी बजती है और हम गेट जैसे खोलते हैं तो वाइट बहुत ही खूबसूरत कपड़े में वो अंकल खड़े, जो अंकल ने मेरे को 5,11,000 रुपये हॉस्पिटल में डिपॉजिट किया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि अब तो मैं अपने हस्बैंड को प्रूफ कर दूंगी कि पैसा किसने दिया। अब मैं उनको जल्दी से अंदर बुलाई और मैंने मतलब मेरा एक सोफ़ा था वाइट रंग का, तो मैंने उस पर बोला कि अंकल अंकल आइए आइए बैठिए आप, और आप यहाँ बैठिए, मैं अभी अपने अंकल को, अपने हस्बैंड को जाके बताती हूँ। फिर मैं गेट बाहर वाला नहीं बंद की थी, गेट खुला था। मुझे अच्छे से याद है कि गेट खुला था और मैं दौड़ते हुए अंदर की ओर आई और अपने हस्बैंड को उठाने लगी कि सुनिए सुनिए उठिए, देखिए वो अंकल आ गए, जो आपके फ्रेंड है ना वो अंकल आ गए, आप उन्हीं को ढूंढ रहे थे ना, वही पैसा दिए ना, अभी वो अपने मुख से बोलेंगे ना तब आपको समझ आएगा, तब आप पूरी बात मेरी मानोगे। मैं अपने हस्बैंड को उठा रही हूँ, काहे को वो उठने जाए, एकदम पूरे मतलब जैसे दवा खाते थे तो उनको नशा टाइप का होता था, लेकिन वो भी एकदम पूरा एकदम ऐसे सोए हुए थे जैसे लग रहा था कि बेहोश होश हो गए हैं। तो मेरे को लगा ना कि शायद दवा का असर है। तो फिर मेरे दिमाग में था कि अरे भाई बाहर में तो वो अंकल बैठे हैं, पैसा देने वाले अंकल, मेरे दिमाग में हो गया कि पैसा देने वाले अंकल बैठे हैं। पहले मैं दौड़ के उनके पास गई, फिर मैंने उनको बोला कि आपको पता है अंकल आप पैसा देके तो चले गए, लेकिन आपकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं आई। और मेरे हस्बैंड जो थे ना इतना कुछ हमको बोलने लगे, वो मेरे बारे में कुछ गलत ही सोचने लगे कि हम पैसा पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं। तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं, एकदम धीमी आवाज़ में, पतली आवाज़ में बोल रहे हैं, हाँ मैनू मालूम है, मैनू मतलब पंजाबी में ऐसा। तो मैंने बोला, मन में ये सोचा कि इनकी भाषा जो है ना हमारी हिंदी से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं दौड़ के किचन में गई और बोली कि पहले मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैं एक ग्लास में पानी दी, गुरुजी महाराज ने हाफ ग्लास पानी पिया और मुझे कहा कि पंजाबी में बोल रहा है। मैं वो पंजाबी बोल नहीं पाऊंगी, मैं जो हिंदी में मैं समझ सकती हूँ, जो मेरी भाषा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ शंकर जी। गुरुजी ने ये बोला कि तू चिंता मत कर और इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगा कि पैसा तुझे कौन दिया और कहाँ से आया और हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, जीवन अब कैसे चलेगा इस पे अब तू दिमाग लगा और जीवन की नैया को कैसे आगे चलाना है। अब तू बिजनेस कर, नौकरी मत ढूंढ और तुझे अब बिजनेस करना है। तो मैं बोल रही हूँ कि अंकल जी अब मैं बिजनेस कहाँ से करूँगी, और बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए और पैसे मेरे पास है नहीं, तो और आपके ऑलरेडी 5,11,000 रुपये कर्जा है, तो मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और एक नाम लिखा और कहा कि इस नंबर पे तुम्हें फ़ोन करना है और इनसे कहना है कि मुझे डीलरशिप दे। तो मैंने नंबर जब देखा तो नंबर तो चलो ठीक था, लेकिन जब नाम देखा तो ये वही नाम था जिस आदमी ने ट्रक में सामान लदाया था मेरा और ट्रक वाला चल दिया था और पैसे थे नहीं, और जिस आदमी ने 60,000 रुपये स्टार्टिंग में दिए थे वो नाम था विकास गुप्ता। अब मैं बड़ा शॉक हो गई। मैंने बोला कि विकास गुप्ता, अरे इस नाम का आदमी नहीं तो हम लोगों को आते समय पैसे दिया था जिससे हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच सके बिहार से मथुरा। तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मैंने मालूम है। तो
मेरे को बड़ा ना सब कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन नंबर दूसरा था, जो नंबर मेरे पास था विकास गुप्ता का, वो नंबर कोई और था, और ये नंबर जो गुरुजी महाराज दे रहे थे ये नंबर कोई और था। तो मैंने बोला कि गुरुजी मुख से आ जा रहा, उस समय तो मैं गुरुजी को अंकल बोलती थी। तो मैंने बोला अंकल आप थोड़ी देर रुकिए, शायद मेरे हस्बैंड को दवा का असर है, इस वजह से वो सोए हुए हैं, वो उठ जाते हैं, तो आप ना उनको केवल ये बोल दीजिए कि आपने ही मुझे पैसे दिए, आपने ही हॉस्पिटल का पैसा दिया। सो मेरे हस्बैंड ना कुछ और ही बात माइंड में लेके बैठ के नाराज होकर रखे हुए हैं, और 1 महीने से बड़ा ही रूठे से मेरे से रह रहे हैं। एक तो मैं हॉस्पिटल की वजह से इतना परेशान हूँ, घर का काम, बच्चे को संभालना, हॉस्पिटल का इतना सब कुछ, पैसे की प्रॉब्लम, घर कैसे चलेगा, किराया कैसे दिया जाएगा, ये सब का टेंशन, और हस्बैंड का ऐसा बिहेवियर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा अंकल। उसके बाद मैंने उनको क्या बोला कि अंकल आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने क्या बोला, मैं दिल्ली रहता हूँ। तो हम बोले अच्छा दिल्ली रहते हैं, तो जिन्होंने मेरी मदद की है ना वो भी गाजियाबाद रहते हैं, दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? तो गुरुजी ने बोला क्या छतरपुर रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा छतरपुर दिल्ली, मैंने माइंड में याद किया, फिर बोला कि छतरपुर में कहाँ रहते हैं? तो गुरुजी बोल रहे हैं क्या, वहाँ पे छतरपुर में तुम जाना और किसी से भी पूछना बड़े मंदिर, तो मैं वहीं रहता हूँ। तो मैं क्या की कि दौड़ के सौम्या के रूम में गई और वहाँ से पेंसिल और कॉपी लेके आई और वहाँ पे लिख रही हूँ बड़े मंदिर छतरपुर दिल्ली, ये लिखा। उसके बाद जो है गुरुजी अचानक जो है उठे और उसके बाद बोल रहे हैं कि इस नंबर पे फ़ोन कर लेना और मैंने जाना है। तो मैं बोल रही हूँ कि अंकल जी आप थोड़ा देर रुक जाते ना तो मेरे हस्बैंड से मिल लेते। तो गुरुजी ने क्या बोला, मैंने फिर आएंगे, ऐसा उन्होंने पंजाबी में बोला। हमने बोला ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, एक सडनली एक बड़ा ही शॉकिंग चीज़ हुआ कि जिस समय गुरुजी आए थे उस समय बाहर का गेट मैंने बंद नहीं किया था, मैं अपने हस्बैंड को उठाने गई थी। तब मैं आई तो दोबारा देखी कि गेट बंद है, तो मुझे लगा कि हवा होगा से बंद हो गया होगा। और जब गुरुजी निकल रहे थे घर से तो गेट ऑटोमेटिक अपने आप खुल गया। गुरुजी गेट के पास पहुंचे भी नहीं थे, गेट खुल गया। फिर मेरे दिमाग में हुआ क्या कि हो सकता है कि तेज हवा होगी, गेट खुल गया होगा। तो गुरुजी जो है निकले और गेट जो है ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो और मैं जो है फ्रिज के पास साइड में ही खड़ी रह गई। तो फिर मैं दौड़ते हुए गई और गेट को फिर से खोली तो मैंने देखा कि गुरुजी नहीं है। तो मैंने को लगा कि हो सकता है लिफ्ट से नीचे गुरुजी चले गए होंगे। तब तक मेरे हस्बैंड का आवाज़ आ रहा अंदर से, रजनी पानी दो। तो मैं गेट को छोड़ के जैसे ही दौड़ते हुए आ रही हूँ अपने हस्बैंड के पास, बेड के पास, तो देख रही हूँ कि वो पानी मांग रहे हैं। तो मैंने उनको उठा के पानी पिलाया और कहा कि उतना देर से उठा रहे हैं आपको, तो आप तो उठे नहीं। और वो अंकल आए थे जिन्होंने पैसा दिया था हॉस्पिटल का आपका, और वो बुला रहे थे और उनको मैंने सोफे पे बैठाया था, वो आपका वेट कर रहे थे आपसे मिलने के लिए, आप तो उठे ही नहीं। और उसके बाद और अभी आप उठ रहे हैं, जैसे वो चले गए तो आप उठ रहे हो। तो मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, फिर तेरा ड्रामा शुरू हो गया, फिर लगी तुम अपने झूठ को सच साबित करने में। मेरे को हृदय में बड़ा तकलीफ हुआ कि एक तो मैं झूठ बोल नहीं रही हूँ, उसके बाद मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ, और उसके बाद ये मेरे को झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, इतना रूड बिहेवियर कर रहे हैं। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि गुरुजी जब जा रहे थे तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक कैसे बंद हो गया, ऑटोमेटिक खुल कैसे गया उनके सामने, उनके जाने के बाद ऑटोमेटिक कैसे बंद हो गया, ये चीज़ चल रहा था। एक तरफ हस्बैंड ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैं जा रही हूँ नीचे, और गार्ड को आए होंगे तो सिग्नेचर करके आए होंगे ना, तो मैं जा रही हूँ गार्ड से ना नीचे से उसको कॉपी लेके आती हूँ, नहीं तो फ़ोटो खींच के मोबाइल में लेके आती हूँ। मैं दौड़ते हुए नीचे पहुँची तो 12 फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो ऊपर 13 फ्लोर तक का ही ये बिल्डिंग है। तो फिर मैंने जब नीचे गई तो मैंने गार्ड को बोला कि सुनिए 1201 में कोई आया था अभी, तो उनका सिग्नेचर ज़रा दिखाइए। तो उन्होंने बोला कि 1201 में कौन आया था, अभी तक तो कोई आया नहीं था, हम तो मेरा आँख लग गया था, हम सो गए थे, हो सकता है कि कोई गया हो ऊपर में, लेकिन मैंने तो नहीं देखा, यहाँ तो कोई शाइन नहीं है। हम अब फिर कन्फ्यूजन में फंस गए हम कि फिर ये तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई ऊपर कोई गया था, कोई आया था। फिर मैं अपना सर में दर्द मेरा बहुत तेज हो गया, फिर मैं अपना सर को ही दबाते हुए कैसे भी करके लिफ्ट से फिर मैं ऊपर पहुंची। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ले आओ, कहाँ है फोटो, कोई आया है ऊपर, तो गार्ड तो ऐसे ही नहीं आने देगा ना, सिग्नेचर करके ही तो आने देगा। तो मैंने बोला कि गार्ड बोला कि मेरा तो कुछ देर के लिए आंख लग गया था, बीच में कोई गया होगा तो मैं नहीं जानता, साइन तो कोई करके नहीं गया है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि हो गया ना, बस खाली एक ही चीज़ को साबित करने के पीछे लगी हुई है कि कोई आदमी आया था, आपका फ्रेंड आके पैसे दिया था, अब आके वो तुमको नंबर दे गया है, और नंबर भी कौन दे गया, ठीक है तुम फ़ोन लगाओ जो नंबर देकर गया है।
तो तुम जिस आदमी को पहले से जानती हो, जिस आदमी ने तुम्हें 60,000 रुपये का हेल्प किया आते समय, वही आदमी का नंबर कोई दूसरा आदमी आके तुमको दे जाएगा, ये क्या खिचड़ी पका के रखी। उन्होंने बड़ी जोर से मुझे डांटा तो मैं भी ना बड़ा ही मतलब रुष्ट टाइप की होके मैं किचन में आके बर्तन धोने लगी। तो जो ग्लास में गुरुजी महाराज ने जल को पिया था ना, वो दौड़ के मैं जब गई ग्लास के पास कि पानी आधा पिया था और आधा पानी तो बचा हुआ था, मैंने देखा था, तो वो ही पानी मैं जाके दिखाऊंगी कि देखिए आधा पानी पी के गए, आधा पानी है। जब मैं ग्लास के पास जाती हूँ तो ग्लास में कोई पानी नहीं था, कोई भी जल मौजूद नहीं था कि मैं दिखाऊं। ग्लास सूखा था और बेटी मेरी गहरी नींद में। मैं प्रूफ करूं तो कैसे करूं कि गुरुजी महाराज दोबारा घर में आए थे वाइट कपड़े में। और गुरुजी तो अब मैं जानती हूँ, पहले तो मैं उनको अंकल बोल रही थी। फिर मैंने अंदर से डिसाइड किया कि जाने दो, अब मैं प्रूफ ही नहीं करूंगी, अब मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं। पैसा आया, इलाज हो गया, बात खत्म। जो सोचना है मेरे हस्बैंड को सोचे, कोई और है नहीं जो मेरे से सवाल जवाब करेगा। अब जो जाने भगवान जाने, मैं तो गलत नहीं हूं ना अपनी जगह पे। मैंने मन में ये सोचा, उसके बाद मैंने भी अपने हस्बैंड से बातचीत करना एकदम बंद कर दिया। ठीक है भाई, खाना बना रही हूँ, आप जो खाओगे ठीक है, नहीं खाओगे तो भी ठीक है। ड्रेसिंग का टाइम है आपका, जो ड्रेसिंग होगा तो वो हॉस्पिटल से आते हैं कंपाउंडर वगैरह ड्रेसिंग करने, आप ड्रेसिंग करा लो। आपको जितना मेरे साथ रूड बिहेवियर करना है आप करो। तो ये सारी चीज़ें कुछ दिन चलती रही। फिर मेरे माइंड में आया कि वो जो अंकल आए थे उन्होंने कहा था इस नंबर पे फ़ोन करने के लिए, तो मैं एक बार फ़ोन करती हूँ। तो मैंने जब उस नंबर पे फ़ोन किया तो वही आदमी फ़ोन उठाता है, विकास गुप्ता। तो मैंने बोला कि सर ये आपका कोई दूसरा नंबर है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, ये मेरे कंपनी का नंबर है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा शोरूम मैंने कंपनी ओपनिंग किया है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर खोलने के लिए जो लोग नंबर लेते हैं ना, उनको ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने बोला कि एक अंकल ने मुझे ये नंबर दिया है डीलर लेने के लिए, तो मथुरा में क्या मुझे डीलर मिल सकता है? लेकिन उस अंकल ने मुझे ये बोला है कि डीलर खोल के आप ही दोगे, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। तो हंसते हुए वो विकास गुप्ता अंकल बोलते हैं, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और डीलर खोलना है तो ठीक है, तो मैं डीलर तो खुलवा दूंगा। तो फिर इतने दिन तुम कहाँ थी और तुमने तो फ़ोन ऑन भी नहीं किया। तो फिर मैंने उनको बताया कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ था कि बीच में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था बहुत मेजर, तो मैं आपको बीच में फ़ोन भी नहीं कर पाई थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे आपको लौट आने के लिए, तो मैं क्या मुँह से आपको फ़ोन करती। वो तो एक अंकल ने हमारी मदद की थी और वही अंकल ने ये नंबर देकर गया है। उन्होंने बोला है कि डीलरशिप खोलने के लिए ये नंबर मतलब उन्होंने आपका नंबर दिया। तो मैंने आज कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम ना अपने अपार्टमेंट का लोकेशन सेंड करो मुझे और मैं आऊँगा तो तुम्हारे हस्बैंड को भी देख लूँगा और तुम्हें डीलरशिप के बारे में बता भी दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको अपना लोकेशन को सेंड किया तो लोकेशन भी मुझे सेंड करना नहीं आ रहा था, तो वो भी मेरे को वही अंकल ने बताया, विकास गुप्ता अंकल ने। तो मैंने लोकेशन सेंड किया। तो उसके बाद 2 दिन के बाद वो अंकल आते हैं तो मैं उनके लिए मतलब जो भी हो पाया, जो भी व्यवस्था थी हमारे पास, उस हिसाब से मैंने उनके लिए लंच वगैरह तैयार किया। तो उन्होंने लंच की, पहले तो मेरे हस्बैंड से मिले, फिर उन्होंने लंच किया। उस पर मेरे हस्बैंड का एकदम अजीब सा बिहेवियर हो गया कि अनजान आदमी है, उसको तुम घर में बुला रही हो, लंच भी करवा रही हो, तो डीलरशिप देने के लिए, तो ये बिना पैसे के डीलरशिप कैसे देंगे? ऐसे ही इनका 60,000 रुपया पहले का बाकी है। हम बोले कि देखिए 60,000 रुपया एक तो पहले की बाकी है और स्पेशली वो आपसे मिलने आए, उस नाते उनका ग्रीटिंग्स करना हमारा काम है और आप मतलब रूड बिहेवियर नहीं कीजिए। ये बता रहे हैं कि डीलरशिप कैसे खुलेगी, क्या होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे। तो उन्होंने बोला मुझे कि रजनी अब मैं चलता हूँ, मैंने तुम्हारी फैमिली से भी मिल लिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो तुम्हारे हस्बैंड की जो अभी कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें जीवन चलाने के लिए तो कुछ अब करना होगा, पूरे ही घर की बागडोर तुम्हें लेनी होगी। तो तुम डीलरशिप के लिए एक दुकान देखो, दुकान टाइप का छोटा मोटा ही, जिसकी रेंट एक मोटा मोटी मतलब 7-8 हज़ार 9 हज़ार के बीच 10 हज़ार के बीच की हो, और जहाँ पे मैं तुम्हें इतनी गाड़ियाँ दे दूंगा कि तुम सेल करना और उससे फिर तुम्हारी जीवन चले। सो मैं छोटा मोटा अगर हेल्प करूँगा तो उससे तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। और अभी मैं तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे दे देता हूँ जिससे तुम अपने हस्बैंड का इलाज वगैरह और आगे का कंप्लीट करवाना और दुकान एक ले लेना, जिससे कि दुकान का किराया दिया सके फर्स्ट 1-2 महीने का, और मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, वहाँ ओपनिंग हो जाएगी। ऐसे उन्होंने बोलते हुए वो मेरे हस्बैंड से मिलते हुए और फिर वो निकल गए। उसके बाद उसके बाद नीचे जाके उन्होंने 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में भेज दिया। तो फिर उसी 50,000 से मैंने घर का कुछ सामान खरीदा और अपने हस्बैंड का दवा वगैरह कुछ मंगवाया और
उसी कृष्णा नाम का जो लड़का था उसको मैंने बोला कि कोई दूसरा एक दुकान टाइप का देख दो जिससे कि हम दुकान ले सके। तो उसी लड़के ने एक छोटा सा दुकान 10,000 का देखा, जहाँ पे हमने डीलरशिप छोटा सा से स्टार्ट किया। और जो पहले जो दुकान खोला था उस दुकान को मैंने रेंट वगैरह बहुत मुश्किल से मतलब बहुत कष्ट से करके रेंट वगैरह कंप्लीट करके वो वाली दुकान को मैंने खाली किया और डीलरशिप मेरी स्टार्ट हुई। तो डीलरशिप जहाँ मेरी स्टार्ट हुई ठीक उसके बगल में दूसरा दुकान खाली था और कोरोना का टाइम था। कोरोना में तो बस केवल 2 ही चीज़ चल रही थी, या तो मेडिकल या तो ग्रोसरी की शॉप। तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिक मतलब ऐसा आया कि क्यों नहीं ये दुकान भी हम भी ले ले। तो उस मालिक ने मेरे को बोला कि 10-10 हज़ार रुपया दोनों दुकान का लगेगा। हमने बोला ठीक है, तो वो दुकान भी ले लेते। ग्रोसरी का कोई आइडिया नहीं और दोनों का पूजा का डेट मैंने रख दिया 31 अक्टूबर 2020। और विकास गुप्ता सर को मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि सर 31 अक्टूबर का डेट निकला है पूजा का, और मैंने बगल में शोरूम खोलूँगी और बगल में ग्रोसरी की शॉप खोलूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने उनसे बड़ी हिम्मत करके बोला कि मैंने आसपास के कुछ लोगों को अपार्टमेंट से बुलाया भी है और सर आप ज़रूर आइएगा, और लेकिन सजावट का और ओपनिंग का और मिठाई का कुछ प्रबंध के लिए तो मेरे पास और पैसे नहीं है सर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 1 लाख रुपया तुम्हें भेज दूंगा, तुम सारी प्रबंध कर देना और जो भी किराया वगैरह तुम्हारा होगा गैपिंग वो सब तुम घर का दे देना, सामान ले लेना, जो भी 1 लाख में तुम कर सकती हो वो सब कुछ कर लेना। 1-2 महीना ज़्यादा का एडवांस दे देना ताकि दुकानों का प्रेशर माइंड पे ना रहे। फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरी ग्रोसरी शॉप खुल गई, शोरूम खुल गई, और फिर मैंने धीरे धीरे दोनों को संभालना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड वॉकर पे चलना स्टार्ट किए। फिर मैं टेम्पो में बैठा के अपने हस्बैंड को दुकान लेकर जाती थी, बेटी को भी साथ में, कभी कभी बेटी को घर पे छोड़ के, और दुकान पे अपने हस्बैंड को बैठाती थी। फिर मैं कस्टमर को हैंडल करती थी। ऐसे ऐसे जर्नी जो है हमारी शुरू हुई। लेकिन मेरे हस्बैंड के माइंड में ये चीज़ें चलती रही कि रजनी वो 5,11,000 रुपया कहाँ से लेकर आई, क्या की। तो ये उनके दिमाग में चलती रही ये चीज़ें। तो उसके बाद जो है मेरे को अचानक जो है, जब तक हेल्प था 1 लाख का ठीक था, तब तक तो चीज़ें दुकान पर भी सामान वगैरह, अब 1 लाख में किराया, राशन की दुकान का सामान सब तो नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम तो थोड़ा थोड़ा पैसों को लेकर स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है कि मैं अपने हस्बैंड को बोली कि एक काम करते हैं, आज ना मैं दुकान हम लोग ना 2 बजे के बाद खोलेंगे। हम और सौम्या बेटी को लेके मैं बांके बिहारी मंदिर जा रही हूँ, आप और तबीयत थोड़ी आपकी ठीक नहीं है तो मैं 2 बजे के बाद आके दुकान खोलूँगी। और वृंदावन वाली जो दिल्ली आगरा वाली जो हाईवे है ना, उसी जगह मेरा अपार्टमेंट है। तो मैंने बोला कि मथुरा साइड में ना जाके हम वृंदावन साइड में जा रहे हैं। संडे का दिन था और हम बेटी को लेके वृंदावन के लिए निकले। जब हम वृंदावन के लिए निकले और बांके बिहारी मंदिर में जब हम गए, और नियरेस्ट मतलब मंदिर में एकदम सामने बांके बिहारी के स्वरूप के जो उनकी मूर्ति है उनके सामने जब हम जाके खड़े हुए तो मुझे वहाँ बांके बिहारी नज़र नहीं आ रहे, मुझे वो अंकल नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मेरे को पैसे से मदद किया आज के डेट में, हमारे गुरुजी महाराज। और मैं बार बार ना आँख को पूरा मतलब मले जा रही हूँ कि मैं थोड़ा पागल हो गई हूँ क्या, ज़्यादा उस अंकल के बारे में सोच रही हूँ। तो मुझे बांके बिहारी की मूर्ति में क्या कपड़ा पहने हुए बांके बिहारी का जो चेहरा है उसमें मुझे वो अंकल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ना तुरंत बेटी को मतलब हाथ पकड़ी और वहाँ से चुपचाप निकल गई। ये बात किसी को बताने लायक भी नहीं थी। मेरे पास आदमी है कौन, बेटी मेरी छोटी, हस्बैंड मेरी सुनेंगे नहीं, मैं किससे बताती। मैं चुपचाप आई और 2 बजे के बाद 2:30 बजे के समथिंग में अपने हस्बैंड को ले जाके फिर से मैंने दुकान खोला। उदास थी तब से वो जर्नी जो है स्टार्ट होना, मतलब गुरुजी महाराज जो है कहीं कहीं मेरे को अचानक नजर आना स्टार्ट हुआ। पहला बांके बिहारी मंदिर में स्टार्ट हुआ, बात मैंने गोपनीय रखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं अचानक अपने फेसबुक पे ऊपर मतलब ऐसे स्क्रॉल करते जा रही हूँ, फेसबुक को आगे की ओर घुमाते जा रही हूँ। अचानक फर्स्ट एंट्री होती है, तस्वीर मेरे को गुरुजी की दिखती है। क्योंकि पहले तो हम लोग तस्वीर ही बोलते थे, आज के डेट में गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद स्वरूप बोलते हैं। तो मेरे को गुरुजी महाराज की तस्वीर जो है दिखती है और एक कोई आदमी मेरे फ्रेंड सर्किल में कोई शामिल होता है जो अपने मतलब आईडी पे गुरुजी महाराज की रेड चोले वाली जो स्वरूप वाली जो स्वरूप है गुरुजी की, वो रेड चोले वाली उसने लगा रखी थी अपनी स्टेटस पे फेसबुक पे। तो मैंने जैसे उस चेहरे को देखा, अब तो मेरा मतलब बक्की एकदम ये हुआ कि इसी चेहरे की वजह से मेरे हस्बैंड अभी 1 साल से मुंह फुला के रख रहे हैं कि इलाज किसने करवाया, पैसे कहाँ से आया। मैं अपनी मतलब सच्चाई को साबित नहीं कर पा रही हूँ। और इससे ये अंकल का
चेहरा मतलब यहाँ पे फेसबुक पे। तो मैं क्या की कि वो जो कॉलिंग होती है ना, उससे उस आदमी को फ़ोन करती हूँ, जो फेसबुक पे जो आदमी है उसको मैं फ़ोन करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आपने जो अपने स्टेटस पे लगाया है जो तस्वीर, ये तस्वीर किसकी है? तो उसने क्या कहा मुझे, ये मेरे गुरुजी महाराज की तस्वीर है। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज ये कहाँ रहते हैं? तो वो मुस्कुराते हुए मतलब पहले तो हंसा, पहले जोर से हंसा, उसके बाद ना मतलब हंस के एकदम खामोश टाइप का हो गया, ऐसा लग रहा ना जैसे कि वो ना मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि मैं तो उसको देख नहीं पा रही थी, मैं तो उसको कॉलिंग की थी। तो खामोश था वो आदमी। तो फिर मैंने दोबारा पूछा कि ये आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं? तो उसने बोला कि ये तो दिल्ली में रहते हैं। मतलब बड़ा ही ऐसे तरीके से जैसे लगा कि कोई आदमी रहता हो कहीं, दिल्ली में रहते हैं, आपको जाना है उनके पास? तो मैंने बोला हाँ हाँ मुझे जाना है, मैं तो कितने टाइम से इस अंकल की तलाश कर रही हूँ। इन्होंने अपना घर छतरपुर दिल्ली बताया था, लेकिन हम कभी जा नहीं पाए क्योंकि हम दिल्ली कभी गए नहीं हैं, और दिल्ली छतरपुर हम पहुँचेंगे कैसे ये भी नहीं मुझे पता। तो उसी आदमी ने मुझे बताया कि आप ना एक गाड़ी बुक कर लीजिएगा और उसको जो है गूगल पे मैप पे आप लगाइएगा छतरपुर बड़े मंदिर गुरुजी, या दिल्ली छतरपुर बड़े मंदिर, वो लोकेशन आपको वहाँ से मथुरा से आपको ये हो जाएगा, पता चल जाएगा और आप जो है हमारे गुरुजी के पास पहुँच जाएंगे। हमने बोला ठीक है, शुक्रिया आपने मुझे इतना बताया। फिर मैं उस आदमी से ज़्यादा कुछ बहस नहीं की कि उसके गुरुजी हैं फिर ये मेरे घर आए, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया उसको। उसके बाद जो है कि मैंने क्या किया कि उस आदमी से उतनी बात करके मैंने उसको फ़ोन काट दिया। फिर मैं दोबारा उसको फ़ोन कर रही हूँ कि ये पूछने के लिए फ़ोन की कि ये जो गुरुजी का जो फ़ोटो आपने लगाया था, ये कितने से कितने टाइमिंग पर अपने घर पे होते हैं, मैं कब जाऊँ? तो उस आदमी ने मुझे बोला कि ये सिर्फ शाम को ही मिलेंगे आपसे, ये दिन में नहीं मिलते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा दिन में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये ना मेरे घर पे आए थे, उस समय मैं जाके उसको बता रही हूँ, ये ना मेरे घर पे आए थे और इसीलिए मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। तो वो हंसा और हंस के कहा कि वो तो सभी के घर पे जाते हैं। तो मेरे को लगा कि अरे इसके घर पर भी गए, तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। अब मुझे ये पता चल गया कि गाड़ी को भाड़ा करना है, लोकेशन ऐसा लगाना है, गुरुजी महाराज के मंदिर में पहुंचना है, ये चीज़ें गुरुजी मुझे गाइड कर रहे थे और मेरे दिमाग में था कि मुझे तो उस अंकल से मिलना है, चाहे जैसे भी मिलना है। फिर मैंने एक दिन प्लानिंग बनाया कि मैं ना दुकान को बंद मतलब बढ़ा के आज बंद रखूँगी और कैसे भी ना करे मुझे तो वो अंकल से मिल के रहना, मुझे तो अपनी सच्चाई को साबित करनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बेरुखी मतलब बर्ताव मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पैसे की जब भी कमी होगी, घर में कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे बोलेंगे कि हाँ तुम्हें तो कोई 5 लाख रुपया आके दे जा रहा है, तो जाओ जाओ उसी से पैसे मांग लो। वही अंकल तुम्हें तो कोई आ रहा है, अनजान आदमी आ रहा है आके तुम्हें पैसे दे जा रहा है, तो तुम्हारे पास तो दिव्य पावर है। ऐसा कह के मेरे हस्बैंड जो है मेरे पे टूंट कसना स्टार्ट किए। मेरे को बड़ा हर्ट फीलिंग हुआ, पैसे थे नहीं मगर बहुत मजबूरी से जो भी बिक्री उकरी हुई थी ना उसको इकट्ठा करके और मैंने एक गाड़ी वाले से बात किया कि सुनिए ऐसे ऐसे एक एड्रेस का पता कीजिए और इस एड्रेस पे हमको कैसे भी करके लेकर चलिए। तो उसने बोला कि कितने बजे तक पहुंचना है? हम बोले कि 3 से 4 के बीच में पहुंचना है, शाम को वो मिलते हैं। तो वो बोला कि ठीक है, तो 11 बजे से हम लोग चलते हैं। गाड़ी वाला 11 बजे से हम, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है चले। हस्बैंड को कैसे भी करके मना उना के हम ले चले। तो मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये था कि जो आदमी आके इतना बड़ा मदद किया उसको देखे, और मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपनी सच्चाई साबित करूं, और मेरी बेटी के दिमाग में ये था कि वो पैसे वाले अंकल हैं तो उनसे बोल के और मैं अपना एडमिशन कराऊं। क्योंकि इस बीच में मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हुआ था क्योंकि हस्बैंड का एक्सीडेंट, कोरोना का टाइमिंग, तो मेरी बेटी घर में ही बेचारी पढ़ती थी खुद से ही, क्योंकि इतनी डिस्टर्बेंस थी लाइफ की क्या बेटी को पढ़ा पाती, क्या कर पाती। सब कुछ एक अनजान दिव्य शक्ति मदद कर रही थी। एक रोटी भी खाती थी वो भी दिव्य शक्ति के द्वारा दी हुई। मेरे को अपने दुखों को शब्दों में बताऊं कैसे, शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे तकलीफ मैंने इतनी उम्र में, मतलब आज के डेट में 38 साल की उम्र है हमारी, और 38 साल में मैंने ऐसी ऐसी तकलीफ़ें देखी है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसे में बहुत ही रईस घर की बेटी हूँ, मगर मेरा नसीब ऐसा था या मेरे पुराने कर्म ऐसे थे जो मुझे इन तकलीफ़ों को झेलने के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा या झेलना पड़ा या मैं झेल रही हूँ। तो ड्राइवर आता है, 11 ड्राइवर आया और
कौन सा टाइमिंग था? 26 फरवरी 2023 गुरु जी के मंदिर में पहुंचने का पहला डेट है ये, 26 फरवरी 2023। हम लोग 11 बजे निकलते हैं और जाम वगैरह होते होते 3:30 में उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। फिर वहाँ पर जगह जगह पे सेवादार लोग होते हैं, सभी लोग गाड़ियों की पार्किंग वुर्किंग लगाते हैं। तो मैंने सोचा मन में कि वो पैसे वाले अंकल हैं, 5 लाख रुपया दिया, 5,11,000, एक बार भी फ़ोन करके पूछा नहीं, मैंने नंबर भी अपना दे दिया। फिर दोबारा भी आए, पैसे के लिए कुछ नहीं पूछे। यहाँ गाड़ी की पार्किंग में इतने सारे लोग गाड़ी लगवा रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, लगता है कि ये वो अंकल ना कोई बहुत बड़े सेठ मरवारी हैं, ऐसा मैंने मन में सोचा। और एक्साइटेड हो गई मैं बहुत ज़्यादा। और मैं अपने हस्बैंड को क्या बोल रही हूँ, चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, आज मैं आपको मिलवा के ही रहूँगी उस अंकल से। देख रहे हैं कितनी गाड़ी लगी हुई है, ये सारे गाड़ी उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, लगता है वो सबकी मदद करते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं वो। तो मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ जाओ जाओ, चलो चलो आगे आगे चलो, आज भी तेरी मदद करेंगे। तो मैंने बोला कि बस आप तो टोंठी मारने के लिए हो। तो मैंने अपने हस्बैंड के मतलब बातों पे उतना ध्यान ना देते हुए आगे आगे बढ़ना स्टार्ट की। जब मैं बड़े वो जो पार्किंग वाला है ना, बाहर वाला पार्किंग, वहाँ पे गाड़ी रखवाया। उसके बाद वहाँ पे वो जा रही थी शटल बस में, लोग जा रहे थे। तो मैंने बोला कि अरे गाड़ी यहाँ रुकवा रहे हैं, बस में आदमी को मतलब डाल डाल के लिए जा रहे हैं, ये कितना बड़ा आदमी है, लगता कोई बहुत बड़ा आदमी है। फिर मेरी बेटी क्या बोल रही है कि मम्मी भीड़ बहुत है, बस में सबको लेके जा रहे हैं, मैं तो भीड़ में नहीं जाऊँगी, मैं तो कार में जाऊँगी। मेरी बेटी ऐसा बोलती है और अचानक एक कार आता है और एक अंकल जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला आप लोग 4 आदमी, चूँकि हम थे, बेटी थी, मेरे हस्बैंड थे और ड्राइवर था, 4 आदमी। तो हम लोग जो है ना कि आप लोग चारों जो है इस कार में बैठ जाओ। तो हम लोग कार में बैठ गए। कार में बैठे तो बड़े मंदिर के पास वो कार हम लोगों को लाके उतार दी। तो बड़ा मतलब अच्छा लगा कि अरे बाप रे, सब कोई को तो बस में ला रहा था, हमें तो कार में लेके आए। कार में फिर हम लोग उतरे। उतरने के बाद जो है तो मंदिर जो थी उस समय मंदिर का गेट खुला था। हाँ, मंदिर का गेट खुला था और हम लोगों को बोला ना कि जोड़ा घर में जोड़ा जाके जमा कीजिए, किनारे से जाइए, वो जो धागा वो बंधा हुआ है ना जहाँ से सभी संगत जाती है, वहाँ से मुझे एक सेवादार लोगों ने बोला कि जाने के लिए। तो मैं बोल रही हूँ मन में क्या कि इतनी बड़ी ये तो मंदिर दिख रही है और यहाँ पे वो अंकल रहते हैं, लगता है ये मंदिर उन्हीं का है और वो ट्रस्ट के कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। और इधर भी पार्किंग है, इसमें भी गाड़ियाँ लगी हुई है, इतने बड़े बड़े ये सब जो सेवादार है ना, उनको मैं ना बॉडीगार्ड समझ रही थी। मैं सोची ना कि वो अंकल के बॉडीगार्ड है, मतलब गुरुजी महाराज के बॉडीगार्ड। तो फिर हम लोग वही जो धागे के गेट के मतलब जहाँ से गुरुजी के पास सब कोई जाता है वैसे वैसे हम लोग पहुँचे। जोड़ा घर में जूते चप्पल जमा किया। फिर वहाँ पर गई तो वहाँ लेडीज़ लोगों ने बोला कि वॉशरूम में हाथ धो लीजिए। फिर हम और बेटी गए वॉशरूम में हाथ धोने और ड्राइवर और मेरे हस्बैंड जो है धीरे धीरे जेंट्स वॉशरूम में गए। फिर हम लोग को लाइन लगा दिया। लाइन लगा के जब बड़े मंदिर में हम आगे की ओर एंट्री किए तो चुपचाप जा रहे हैं, ठीक है। झूला देखा, गणेश भगवान को देखा, समाधि देखा। समाधि के सामने जब मैंने गुरुजी महाराज की स्वरूप देखी, अब तो मेरी अक्की बक्की वो समाधि है ये भी मेरे को मालूम नहीं। मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा मकबरा टाइप का बना हुआ है। ये मुस्लिम लोगों का जो मैंने देखा था वही मेरे दिमाग में था कि उसके आगे गुरुजी की ये मतलब गुरुजी तो अब हम बोल रहे हैं कि ये अंकल की फ़ोटो क्यों लगी हुई है। मन में ये सोचते हुए हम आगे की ओर जा रहे हैं। और उसमें क्या किया कि उस दिन क्या किया कि अंकल और आंटी की लाइन अलग अलग है, ऐसा बोला, अंकल अलग हो जाए, आंटी अलग हो जाए। अब मेरा कंफ्यूजन कि ये अंकल आंटी क्यों बोल रहा है, मेरी इतनी कम उम्र में मेरे को आंटी क्यों बोल रहा है, मेरी बेटी को भी आंटी बोल रहा है, फिर मेरे हस्बैंड को अंकल बोल रहे हैं। तो एक ये चूँकि कल्चर अलग था, वहाँ का सब कुछ अलग था, हम एक अलग कल्चर से गए थे। तो वहाँ पे जैसे मंदिर में हम शायद हाँ मंदिर में अंदर बैठाया, अंदर बैठने को दिया। जैसे हम बैठे और गुरुजी महाराज का 3 चेहरा वाला जो 3 मुख वाला जो चेहरा था वो देखे, उसके बाद तो मेरे को जो मतलब बॉडी में कंपन होना स्टार्ट हुआ और मेरे को वो चाय दे दिए। चाय दिया, मेरी बेटी के भी हाथ में चाय, बेटी तो चाय पीती नहीं, अब बेटी ने अपना वाला भी चाय मुझे दे दिया। अब मैं क्या चाय पीऊँ और क्या किसी से पूछूँ। सामने देख रही हूँ गुरुजी महाराज, वो गद्दी लगी थी गुरुजी महाराज की। मुझे क्या पता कि वो गद्दी है गुरुजी महाराज की, भोलेनाथ है और वो वाहे गुरु है। तो वाहे गुरु है तो उनको तो मैं पहचानती थी। तो मैं तो ऐसे मत्था टेकी उनको और मैं कह रही हूँ कि ये हमारे पास जब आए थे ये अंकल, तो इनका तो एक माथा था, एक मुख था,
ये तीनों को माथा किधर से हो गया, मैं बात ये मन में सोच रही हूँ। और उसके बाद बड़ा ही मतलब घबराई हुई टाइप की। तो ठीक मेरे सामने में एक सेवादार खड़े थे, तो उन्होंने बोला आंटी चाय ले लीजिए, चाय ले लीजिए, चाय प्रसाद लीजिए, ऐसे बोला। तो मैं ना फिर चाय को पी रही हूँ, और चाय को पीने के बाद फिर एक अंकल आए और उन्होंने चाय प्रसाद का वो स्टील का जो था कप वो उन्होंने ले लिया। फिर मैं वहाँ पे सब लोगों को उठाया, मैं भी उठी। फिर उसी सेवादार अंकल से मैं बोल रही हूँ क्या कि ये जो 3 मुख वाले हैं और इधर भी चेहरा लगा है, इधर भी चेहरा लगा है, गुरुजी का सामने भी चेहरा लगा था। तो हम बोले ये कहाँ मिलेंगे? तो वो सेवादार जो अंकल है वो मुझे मतलब देख कर मुस्कुराए और वो बोले वो तो यही है, वो आपको निगाहों से नहीं दिखेंगे, ये शब्द उन्होंने बोला। तो मैंने बोला निगाहों से नहीं दिखेंगे, और मेरे घर आए हुए थे ये। मैंने ये बात उन सेवादार अंकल से बोला, तो वो मतलब मुस्कुराए, वो बोले आंटी आगे बढ़ो। एक तो मेरे को चिढ़ बढ़ रही थी कि ये मेरे को आंटी क्यों बोल रहे हैं। फिर भी मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, और वहाँ पे आगे में रुकने नहीं दिया, क्योंकि लाइन से वो तुरंत जो है आगे से निकाला आगे की ओर। तो मैं आगे गई, तो जहाँ पे वो गुरुजी महाराज का अंदर में जो स्वरूप लगा हुआ है, तो वहाँ भी गुरुजी को स्वरूप देख रही हूँ मैं। फिर मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कोई मुझे इनका घर क्यों नहीं बता रहा। फिर जो वहाँ पे जहाँ पे पैसे डाले जाते हैं ना, बड़ी सी वो जो रखी हुई है गुरुजी महाराज के पास, जहाँ सभी लोग पैसे डालते हैं, तो वहाँ पे एक अंकल थे, सेवादार अंकल। तो उनसे मैंने बोला कि अंदर में जो फोटो दिख रही है ना, ये इनका घर कहाँ पे है, इनसे मुझे मिलना है। तो वो बोल रहे आंटी ये सारा उन्हीं का घर है, और ये फोटो नहीं स्वरूप है आंटी, स्वरूप। चलिए आंटी चलिए आगे 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 करके मेरे को मेरी बेटी को निकाल दिया। तब तक मैं ये ढूंढ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कहाँ गए, ड्राइवर कहाँ गया। तो जेंट्स वाले को जेंट्स से निकाल दिया। फिर हम लोग को वहाँ से निकालते हुए लंगर में ला दिया। लंगर में लाया तो हम और बेटी अलग, और मेरे हस्बैंड और ड्राइवर अलग, और अलग अलग खाने को मेरे को अलग अलग मिला। तो बेटी को अलग मिला, मुझे अलग मिला। बेटी से खाया नहीं जा रहा था, वो भी मैं ही किसी तरीके से खाई। अब दिमाग में तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा सरदर्द स्टार्ट हो गया। फिर जब लंगर हॉल में बैठी तो जगह जगह पे पूरे एरिया में गुरुजी का स्वरूप। अब मेरा दिमाग एकदम घूमना स्टार्ट हुआ कि ये आखिर है कौन। मैं किसी से पूछ रही हूँ कि इनसे मुलाकात करवा दो, तो मुलाकात नहीं करवा रहा। मैं बोल रही हूँ कि भाई ये मेरे घर आए हैं, मुझे मेरे हस्बैंड का इलाज कराए हैं, तो लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। मैं कोई पागल हो हूँ क्या? मेरे को ना बड़ा अंदर से ना क्रोध टाइप का आया। फिर गुरुजी का जो वो गुलाबी चोले में है ना, जहाँ पे सभी लोग लंगर हॉल में मत्था टेकते हैं, फिर मैं ना एकदम सामने में उनके गई और मैं बोल रही हूँ कि आप हैं कहाँ पे अंकल? और ये सारे लोग मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कि आपका एड्रेस कहाँ था, कोई कुछ मुझे बता नहीं रहा है। हो सकता है कि ये आपका बैठक हॉल हो, कुछ आप मीटिंग वोटिंग करते हो, या फ्री में आप खाना वाना देते हैं। खाना भी फ्री में लिया, कोई पैसा भी नहीं दे रहा है, पैसा भी नहीं मांग रहा है। मैं बोल रही हूँ अब लंगर कर रही हूँ तो मैं क्या जानूँ कि वो लंगर है, बिहारी आदमी। फिर मेरे को लगा कि खाना जो आदमी इनके पास आते हैं उनको शंकर भगवान का दर्शन करा के और ये फ्री में खाने वाने को देते हैं, खाने के बाद शायद वो आगे में जाके मिलेंगे। मैंने ये सोचते हुए फिर मैं आगे की ओर निकली तो मेरे को वो जल प्रसाद का बॉटल दिया। मैंने बोला कि अरे तीखा भी लगा हुआ, रुको रुको, मैं तो पानी पी ही लेती, मुझे क्या पता कि उसको जल प्रसाद बोलते हैं। कह के जब मैं बाहर की ओर निकली तो बाहर में जिस पैसेज में मतलब आज हम खुद खड़े होते हैं, उसी पैसेज में जो भी वो रिबन टांग के जो सेवादार अंकल थे उन सब से मैंने पूछना स्टार्ट किया कि अंदर में जो वो 3 मुख वाले जो अंकल थे ना, उस अंकल का घर कहाँ पे है। अंदर शायद मंदिर थी तो वो तो मैं घुमाई, खाना भी दिया उन्होंने, मैंने खा लिया, जल मतलब पानी दिया। मैं ये नहीं बोला कि पानी दिया। तो फिर वो सेवादार ने बताया कि पानी मत बोलिए आंटी, वो जल है और वो खाना नहीं है, वो लंगर है, लंगर प्रसाद है। और जो 3 मुख वाले अंकल को आप ढूंढ रहे हैं ना, वो अंकल नहीं, वो गुरुजी महाराज है आंटी, ऐसे नहीं बोलिए, उसको अंकल नहीं बोलते, वो गुरुजी महाराज है। तो मैंने बोला कि ठीक है गुरुजी महाराज मैं बोलूँगी, मगर मेरी मुलाकात उनसे करवा दीजिए। तो वो सेवादार ना हंसने लगा और वो सेवादार दूसरे सेवादार को जाके बोल रहा है कि ये आंटी ना गुरुजी महाराज से मिलना चाहती है और ये अंदर से मंदिर से आ चुकी है, फिर भी कह रही है कि मुझे मिलना है, और वो उनके घर गए। ऐसा कह के वो 2 सेवादार बात करने लगे। तो 2 के पास एक तीसरा आ गया, वो तीनों मिलके मेरे को देख के हंसने लगे। तब तक मेरे अंकल जो है जोड़ा घर से जोड़ा लेके आ गए और वो मेरे को पहनने को बोले, चप्पल पहनो और चुपचाप यहाँ से चलो, बड़ी नौटंकी तुमने कर लिया। और मेरे को डांटते डपटते जो है वो वहाँ से लेके
मतलब चलते हुए वो गुरुजी मंदिर के पास फिर आए। फिर मैं गुरुजी मंदिर के पास जो है हिम्मत जुटा के एक सेवादार से बोली कि ये जो गुरुजी महाराज हैं ये कहाँ मिलेंगे? तो बोला कि आंटी आप अंदर जाके दर्शन कर आए थे ना? हम बोले दर्शन, हाँ शंकर भगवान का दर्शन करवाए थे। तो वही तो गुरुजी महाराज है। फिर मेरे सर से ऊपर पूरी बात जा रही थी, काहे को मेरे को कुछ भी समझ आने जाए। मैं चुपचाप वहाँ से जैसे निकली, एक ऑटो वाला खड़ा था और ऑटो वाले ने कहा कि चलिए आप चारों को हम छोड़ देते हैं। हम भी बोले कि हाँ भाई, उधर से तो कार से आए थे, इधर से ऑटो से चल भाई, ऑटो से चलते हैं। चारों आदमी हम लोग ऑटो से वहाँ उस पार्किंग में पहुँचे और फिर पार्किंग में गाड़ी में बैठे और चुपचाप उदास मन से निकले। भीड़ देखे, सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, संडे का दिन था और कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ दूर आगे गाड़ी जब बढ़ी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे, हो गया, मिल ली ना वो अंकल से? अब तुम किसी भी आश्रम में घुस जाओ और वहाँ पे जाके कोई भी गुरुजी का फोटो वोटो उठा के, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में है कि गुरुजी कहीं के गुरुजी होंगे वो, और कोई भी गुरुजी को उठा के और पूछने बोलने लगो कि हाँ ये मेरे घर पे आए थे, हॉस्पिटल में पैसा दिए थे। कोई मानेगा? ये कलयुग है, इस कलयुग में कोई इस तरीके की बातें बोलोगे तो लोग हंसेगा ही ना। फिर मेरे को लगा ना कि अब मैं चुप हो जाऊँ, स्टॉप हो जाऊँ। अब मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है कि इलाज कहाँ से हुआ, पैसे कहाँ से आए, किसने दिया और मेरा बिजनेस अभी कैसे खुला। अब मुझे कुछ भी नहीं बताना है और ना ही अब मैं प्रूफ करने जाऊंगी। मैंने उसी दिन उसी पल से एकदम स्टॉप हो गई। 26 फरवरी 2023 से मैं एकदम स्टॉप हो गई कि अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है किसी से। उसके बाद रात के समय हम लोग घर पहुंचते हैं, ड्राइवर चला जाता है, जो उसका पेमेंट था वो हम लोगों ने उसको दिया। और उसके बाद जो है रात में आने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं, मैंने बोला कि कुछ मैं खाने को बना देती हूँ, तो वो गुस्सा के और चले गए सोने, बेटी चली गई। फिर मैं उदास होकर टेबल पे चुपचाप बैठ गई और उसी सोफे पे चुपचाप देखने लगी जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे आने के बाद मेरे घर में। क्योंकि मुझे अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए वर्ड नहीं था, सपोर्ट नहीं था। मैं गुरुजी को प्रत्यक्ष रूप में लाऊं तो कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं? अपनी सच्चाई को अपने हस्बैंड के सामने साबित कैसे करूं? दुनिया के सामने साबित करना महत्व नहीं था, महत्व ये था कि मेरे हस्बैंड के सामने मैं कैसे साबित करूं कि गुरुजी महाराज स्वयं हॉस्पिटल में आके उनकी जान बचाए हैं, गुरुजी महाराज स्वयं घर में आके बिजनेस खोल के दिए हैं, महाशिव स्वयं नज़र आ रहे हैं। और ये बात मेरे हस्बैंड समझ नहीं रहे हैं। तो क्योंकि उस समय भी गुरुजी की उतनी समझ तो मेरे पास थी नहीं, मैं चुपचाप वही 26 से 27 फरवरी हो गया, चूँकि रात का टाइमिंग था, 3:30 हो गया। 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक मैं चुपचाप सोफा पर देखती रही, बैठी रही। ना ही मेरे पास कोई स्वरूप था, ना ही मेरे पास कोई साधन था कि जिससे मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो सकूं। उसके बाद मैंने फेसबुक फिर से मोबाइल खोला और फेसबुक पे गुरुजी महाराज का स्वरूप को ढूंढना स्टार्ट कर दी। ढूंढना मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को कुछ गुरुजी का मिला नहीं। लेकिन अचानक मैंने अपने व्हाट्सएप पे गुरुजी करके एक ग्रुप देखा जिस पर मेरा नंबर जुड़ा हुआ था। अब तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गई कि 3:30 बज रहा है रात, मेरा नंबर किसी को पता नहीं, गुरुजी करके एक ग्रुप है, इस पर मेरा नंबर ऐड है। और वो नंबर मेरा ऐड किया रूपेश अंकल ने, जो आज के डेट में जोरा घर के सेवादार हैं, और सोनिया आंटी जो विदेश में रहती हैं, उन्होंने मेरा नंबर ऐड किया। अब मुझे कुछ पता नहीं कि ये लोग मेरा नंबर कैसे ऐड किए, क्या किए। मेरे मोबाइल पे गुरुजी महाराज की स्वरूप आना स्टार्ट हो गई। एक स्वरूप के लिए मैं ढूंढ रही थी, उस चेहरे को बताने के लिए तड़प रही थी कि भाई ये चेहरे वाला आदमी मेरे घर में आए, जिन्होंने मुझे साक्षात पेमेंट दिया, मेरे हस्बैंड का इलाज कराया। डॉक्टर ने बोला था कि बचेंगे नहीं, बच गए, चल रहे हैं, यही गुरुजी ने बोला था। किसको मैं साबित करूं? गुरुजी महाराज की स्वरूप धराधर मेरे मोबाइल पे आनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने आंख बंद किया और मेरे आंख से धराधर आंसू गिरना स्टार्ट हुआ। और अप्रत्यक्ष रूप से उस दिन 27 फरवरी की मॉर्निंग में, वही अप्रॉक्स 4 साढ़े 4 बजे होंगे, क्योंकि हस्बैंड तो मेरे सोने चले गए, बेटी सोने चली गई, मैं चुपचाप उदास होके वही सोफा के सामने एक छोटी सी मचिया टाइप की है, टेबल टाइप की, उसी पर मैं बैठी हुई चुपचाप सोफा पर देख रही। आज के डेट में मैंने उसी सोफा पे गुरुजी महाराज की बड़ी सी स्वरूप लगाई है। और जैसे गुरुजी महाराज जिस सोफा से टच करते हुए निकले थे, वो सारे पे मैंने गुरुजी महाराज की स्वरूप लगा दिया है।
और आज भी वो टेबल वहीं पे रख के मैं गुरुजी महाराज से वार्तालाप करती हूँ। तो क्या हुआ कि 4:30 हुआ और मैं ना आंख बंद करके और गुरुजी महाराज को याद करना स्टार्ट की, उस मंदिर को याद करना स्टार्ट की जिस मंदिर में मैं गई थी, उस 3 चेहरे को याद करना स्टार्ट की, उस चेहरे को याद करना स्टार्ट की जो हॉस्पिटल में आई थी, उस चेहरे को याद करना स्टार्ट की जो सोफा पे बैठे थे। मैं सबको याद की तो सारी चीज़ें एक साथ जुड़ना स्टार्ट हुई। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जो मेरी मदद किए वो अप्रत्यक्ष रूप में है, जिन्होंने जो मेरे पास आए वो अप्रत्यक्ष रूप में है। और क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड एकदम बेहोश टाइप के हो गए, जैसे वो चले गए तो मेरे हस्बैंड उठ गए, उनकी कोई नीचे साइन नहीं थी। वो जब जा रहे थे तो मेरे दरवाज़ा ऑटोमेटिक अपने आप खुल गया, जब वो चले गए तो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड, मैं आगे भाग के और गुरुजी को ढूंढूं ना, उसके चलते मेरे उसी समय मेरे हस्बैंड उठ गए। ये सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने में घूमनी स्टार्ट हुई, एक के बाद एक करी, एक के बाद एक करी जुड़ती गई। अब धीरे धीरे मुझे गुरुजी महाराज ने समझ देना शुरू किया और उसके बाद अप्रोक्स मतलब 1 घंटे का टाइम लगा ये सारी स्टोरी एक साथ जुड़ने में। और आंख मेरा बंद रहा, आंसू गिरता रहा। 5 बजे के करीब, अप्रोक्स 5 बजे के करीब वही गुलाबी चोले में जो लंगर हॉल में लगी हुई है, गुरुजी महाराज सोफे पे बैठे हुए और मेरा आंख बंद है, मैं आंख खोल नहीं सकती, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, बस मेरी अंतर ध्यान से मैं गुरुजी महाराज को देख रही हूँ और मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। मैं आँख खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुंह से चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, विकास को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि विकास आइए, देखिए गुरुजी महाराज फिर से आ गए हैं। क्योंकि वो सेवादार ने हमें बताया था कि यह अंकल नहीं है, यह गुरुजी महाराज हैं। तो उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल से मैंने गुरुजी महाराज बोलना शुरू किया। 26 फरवरी 2023 से अंकल से मैंने गुरुजी महाराज बोलना शुरू किया। और मेरा आँख बंद है, गुरुजी सामने बैठे हैं, शरीर काम कर नहीं रहा है, आंसू बह रहा है और एक धीमी सी आवाज़ आती है। संगत जी, मैं ये बता रही हूँ तो मेरा एकदम मतलब ठंड का मौसम है और इतनी मतलब बॉडी में गर्मी सी महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एकदम मुंह से आवाज़ निकलना भी मुश्किल हो गई है। मैं उस पल, उस क्षण को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ जो पल और क्षण मेरे समक्ष हुआ।